फिर बड़े होकर उन्होंने मुझे कहा कि मैं बाग में काम करूं, लेकिन फिर बड़े साहब से मुलाकात हो गई और उन्होंने मुझ पर मेहरबानी की और अपने पास रख लिया। अकबर ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं प्रोफेसर साहब से सिफारिश करूंगा कि तुम्हारे बारे में कुछ सोचें। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मेहरबानी, अकबर ने कहा और सलाम करके ट्रॉली धकेलता हुआ बाहर चला गया। यहाँ हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं, नए से नए मसाइल, किस किस के बारे में सोचा जाए। अकबर के जाने के बाद प्रोफेसर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, मसाइल तो हर जगह होते हैं प्रोफेसर साहब, लेकिन हमारे यहाँ मसाइल को हल करने के लिए मुआवन कुव्वतें मौजूद नहीं हैं। मेरा मतलब है ऐसी समाजी तंजीमें जो मुख्तलिफ मसाइल पर काम कर सकें, जबकि दूसरे ममालिक में समाजी तंजीमों का जाल बिछा हुआ होता है। इसीलिए मसाइल पैदा तो होते हैं, लेकिन साथ साथ आसानी से हल भी हो जाते हैं, इमरान ने कहा और प्रोफेसर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर चाय के दौरान प्रोफेसर ने अपनी नई ईजाद पर बात करना शुरू कर दी और फिर तकरीबन 2 घंटों तक इस बारे में इमरान के साथ उनकी तफसीली बात होती रही। अभी बात खत्म ना हुई थी कि अचानक पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। तो प्रोफेसर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस प्रोफेसर, असलम बोल रहा हूँ, प्रोफेसर ने कहा। फिर दूसरी तरफ से आने वाली बात सुनते रहे, जो कि फ़ोन में लाउडर नहीं था और इमरान भी काफ़ी फासले पर बैठा हुआ था, इसीलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ें उस तक ना पहुंच रही थी और इमरान वैसे भी इस तरफ मतवज्जे नहीं था, क्योंकि जाहिर है प्रोफेसर के फ़ोन से उसे क्या दिलचस्पी हो सकती थी। वो एक और मामले पर सोचने में मसरूफ़ था। ओ, इस कदर खुफिया लेबॉर्ट्री, ये तो बड़ा मसला बन जाएगा। अचानक प्रोफेसर की आवाज़ इमरान के कानों में पड़ी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। अच्छा ठीक है, फिर आप ही को सब बंदोबस्त करना पड़ेगा। प्रोफेसर ने दूसरी तरफ से बात सुनने के बाद कहा, ओके, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। प्रोफेसर ने कहा, ओ नहीं डॉक्टर अब्दुल हक, मुझे अपने मुल्क के लिए काम करके बेहद मुसरत होगी। प्रोफेसर ने दूसरी तरफ से बात सुनने के बाद कहा और फिर खुदा हाफिज कहकर उन्होंने रिसीवर रख दिया। किस लेबॉर्ट्री की बात हो रही थी प्रोफेसर, इमरान ने कहा। तो प्रोफेसर बेख्तियार चौंक पड़े। मुल्क के शुमाल मशरकी पहाड़ी इलाके में हुकूमत की कोई खुफिया लेबॉर्ट्री है, वहाँ हिफाजती निज़ाम में कोई गड़बड़ हो गई है। वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर अब्दुल हक हैं, वो कारमन में सारी उम्र काम करते रहे हैं। एक्रीम भी उनका आना जाना था, उनसे काफ़ी तवील मुलाकातें रहीं, फिर वो वाकिशिया में शिफ्ट हो गए। मैं जब यहाँ आया तो एक बार दारुल हुकूमत की एक साइंस कॉन्फ्रेंस में उनसे मुलाकात हो गई, तो मैंने उन्हें अपना फ़ोन नंबर दिया। अब उन्हीं का फ़ोन था, वो जानते हैं कि मैं इस फ़र्ज़ को अदा करूँ। अब उनका कहना है कि ये हुकूमत की टॉप सीक्रेट लेबॉर्ट्री है, इसीलिए वो किसी दूसरे आदमी पर एतमाद नहीं कर सकते। प्रोफेसर ने तफसील बताते हुए कहा, क्या कोई असलहे की लेबॉर्ट्री है? इमरान ने कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता ये मालूम हुआ है कि डॉक्टर अब्दुल हक जरासीमों पर अथॉरिटी हैं। मेरा मतलब है कि ऐसे जरासीम जो हथियारों में इस्तेमाल होते हैं। प्रोफेसर ने कहा तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। फिर तो ये लेबॉर्ट्री भी जरासीमी हथियारों की तहकीक पर मबनी होगी। बहरहाल अब मुझे इजाज़त दें, मैं कुछ देर जबीन के पास बैठना चाहता हूँ। इमरान ने कहा, नहीं, दोपहर का खाना खाए बगैर तुम नहीं जाओगे, चलो मैं भी तुम्हारे साथ जबीन के पास चलता हूँ, प्रोफेसर ने कहा और इसके साथ ही वो उठ खड़े हुए तो इमरान भी उठ खड़ा हुआ। जबीन अपने कमरे में व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। इमरान और प्रोफेसर को अंदर आते देखकर वो चौंक पड़ी। उसने इन दोनों को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जुग जुग जियो, इमरान ने बड़े बूढ़ों की तरह कहा तो जबीन बेइख्तियार हंस पड़ी और प्रोफेसर भी मुस्कुराने लगे। आपकी उम्र अभी इतनी ज़्यादा तो नहीं है इमरान साहब कि आपने बूढ़ों जैसी बातें शुरू कर दी। जबीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बूढ़ा होने की रिहर्सल कर रहा था। बूढ़े होने के बड़े फ़ायदे होते हैं, आसानी से लिफ्ट मिल जाती है, ख़वातीन भी एतबार कर लेती हैं, अपने वो तजर्बात बयान करने का भी मौका मिल जाता है जो कभी किए ही नहीं। इमरान ने कहा तो जबीन बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब वाकई दिलचस्प बातें करते हैं, जबीन ने हंसते हुए कहा। मैं दिलचस्प काम भी करता रहता हूँ, इमरान ने कहा तो जबीन बेइख्तियार चौंक पड़ी। अच्छा वो कौन से? जबीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मतलब है लोगों की बिलोस इमदाद बड़ा दिलचस्प काम होता है, बड़ा लुत्फ आता है इसमें, इमरान ने जवाब दिया। तो जबीन ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। मेरा भी बड़ा दिल चाहता है समाजी काम करने के लिए, लेकिन क्या करूँ? जबीन ने उदास लहजे में कहा, आप मेरी शागिर्द बन जाएं, फिर आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी और आप बड़े भरपूर अंदाज में समाजी काम कर सकेंगी, इमरान ने कहा। तो जबीन बेइख्तियार चौंक पड़ी। आपकी शागिर्द? क्या मतलब, इसका क्या फ़ायदा होगा? जबीन ने हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि एक मन मिठाई और 30 गज की पगड़ी मिल जाएगी और आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अली इमरान MSCDSC अक्सन की शागिर्द कहलाएंगी, इमरान ने कहा। तो इस बार जबीन के साथ साथ प्रोफेसर भी बेइख्तियार हंस पड़े। आप ये चीज़ें वैसे ही ले लें मुझसे, मैं समझी थी कि आपने कोई तंजीम बना रखी है समाजी खिदमात के सिलसिले में। जबीन ने कहा, तंजीम का क्या है, अभी बन जाती है, आप, मैं और प्रोफेसर तीनों इसके मेंबर बन जाते हैं और तंजीम खिदमत इंसानियत तैयार, शर्त तो सिर्फ हलूस और खिदमत हल का जज्बा है। अगर ये हो तो फिर किसी तंजीम की ज़रूरत ही नहीं रहती, इमरान ने कहा। तो जबीन ने इस बात पे सर हिला दिया। अगर वाकई ये दिलचस्प काम करने का जज्बा रखती हैं तो मैं आपको 2 टारगेट दे सकता हूँ, इमरान ने कहा। अच्छा वो कौन से? जबीन ने चौंक कर तहसीन भरे लहजे में कहा। मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ा शख्स मुझे सड़क के किनारे मिला, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने बूढ़े को कार में बिठाने से लेकर उसके घर तक पहुंचाने और उससे होने वाली बातों की तफसील बता दी। ये नेकी का काम है तो आपने कर लिया है, लेकिन मैं क्या करूँ? जबीन ने कहा, आप इस खानदान को अपनी हवेली में रख लें, वो यहाँ काम भी करेंगे और आपको इस बुजुर्ग औरत और उसकी बेटी की सूरत में बातचीत करने के लिए यहाँ के कौमी मसाइल से आगाह होने, मुकामी मसाइल से आगाह होने और उनके ज़रिए इन्हें हल करने का मौका मिल जाएगा, इमरान ने कहा। ओ इमरान बेटे, अगर ये लोग अच्छे हैं तो मुझे ये तुम्हारी तजवीज़ मंजूर है, प्रोफेसर ने कहा। मुझे तो अच्छे ही लगते हैं, क्योंकि जो लोग मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और बावजूद तंगी के किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते,
वो वाकई अच्छे होते हैं, इमरान ने कहा। ठीक है इमरान साहब, आपकी ये तजवीज़ वाकई मुझे बेहद पसंद आई है। मैं यहाँ खुद को अकेली महसूस करती हूँ, जबीन ने कहा। दूसरा टारगेट तो तुमने पूछा ही नहीं, इमरान ने कहा। तो जबीन और प्रोफेसर बेख्तियार चौंक पड़े। दूसरा टारगेट क्या है? जबीन ने हैरान होकर पूछा। आपके मुलाजिम को रिश्ता नहीं मिलता, जबकि बूढ़े की बेवा बेटी से बांझ होने की वजह से कोई रिश्ता नहीं करता, जबकि बांझपन अगर हुआ भी सही तो बहरहाल काबिल इलाज होता है। आप चाहें तो उनकी शादी करा सकती हैं, लेकिन ये काम इस वक्त होना चाहिए जब दोनों इस पर रजामंद हों, इमरान ने कहा। तो जबीन का चेहरा बेख्तियार चमक उठा। ओ वेरी गुड, ये वाकई इंतहाई दिलचस्प काम है। आपने वाकई मुझे एक रास्ता दिखा दिया है। मैं आपकी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, जबीन ने बड़े मुसरत भरे लहजे में कहा। इमरान बेटो देखो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी किस कदर खुश है। प्लीज़ तुम मेरे साथ इस खानदान के पास चलो, मैं खुद उनसे बातचीत करके उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ, प्रोफेसर ने कहा। हाँ आइए मेरे साथ, और मिस जबीन भी हमारे साथ चलेंगी, इमरान ने कहा। हाँ मैं भी साथ जाऊंगी, जबीन ने कहा। और इमरान और प्रोफेसर दोनों उठ खड़े हुए। जबीन भी व्हील चेयर पर उनके साथ ही कमरे से बाहर आ गई। फिर वो पोर्च में पहुंच गए, जहाँ प्रोफेसर ने उसे बाजू से पकड़कर कार की साइड सीट पर बिठाया और फिर खुद भी सीट पर बैठ गए, जबकि ड्राइविंग सीट पर इमरान खुद था। और दूसरे लम्हे कार तेजी से मुड़कर गेट की तरफ बढ़ती चली गई। दारुल हुकूमत की एक जदीद कॉलोनी की कोठी के कमरे में मादाम ट्रेसी मौजूद थी। मादाम ट्रेसी को अपने सेक्शन समेत यहाँ आए हुए 2 रोज हो गए थे। यहाँ पहुंचकर एक रोज तो वो एक होटल में ठहरे रहे। फिर उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर की मदद से ये कोठी हासिल कर ली और होटल से यहाँ शिफ्ट हो गए। कागजात की रूह से वो सब स्याह थे। उनके पास बैनुल अक़वामी अदारा सेहत के खसूसी कार्ड भी मौजूद थे। मादाम ट्रेसी के सेक्शन में 4 मर्द और 2 औरतें थीं, और वो सब यहाँ आए हुए थे। मादाम ट्रेसी के कमरे में इस वक्त एक लड़की जिसका नाम मारियाना था मौजूद थी। बाकी साथियों को मादाम ट्रेसी ने मुख्तलिफ कामों के लिए भेजा हुआ था, इसलिए कोठी में इस वक्त ये दोनों ही मौजूद थी। मादाम अपने इस मिशन के लिए कोई प्लानिंग तो बहरहाल की होगी, मारियाना ने कहा। तो सोच में डूबी हुई ट्रेसी बेख्तियार चौंक पड़ी। हाँ जाहिर है, इसके तरह हम मिशन बगैर प्लानिंग के कैसे मुकम्मल हो सकता है, मादाम ट्रेसी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा तो ख्याल है कि ये मिशन इंतहाई आसान है, मारियाना ने जवाब देते हुए कहा। वो कैसे, मादाम ट्रेसी ने कहा। आपने क्रीमे से रवानगी से पहले जो ब्रीफिंग दी है उसके मुताबिक तो लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात मौजूद हैं, इसमें दाखिले के कोड भी मालूम है, और हमें बहरहाल ऐसी तरबियत हासिल है कि हम अंदर दाखिल होकर अपना मिशन मुकम्मल कर लें और किसी को इल्म तक ना हो सके। खसूसी असलहे का भी जाहिर है आपने कोई ना कोई बंदोबस्त किया होगा। फिर क्या मसला है, मारियाना ने कहा। तुम्हारी बात बज़ाहिर दुरुस्त है, लेकिन मेरा तजर्बा कहता है कि जो मिशन जिस कदर आसान नजर आता है उतना ही कठिन होता है। वहाँ के हिफाजती इंतजामात यकीनन इस अंदाज के होंगे कि हम आसानी से अंदर दाखिल ना हो सकेंगे, और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से बचने का है, मादाम ट्रेसी ने कहा। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, कॉल बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैं देखती हूँ, मारियाना ने कहा, और उठकर कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो उसके साथ एक क्रीमी नौजवान था। क्या रिकॉर्ड है जैकब, मादाम ट्रेसी ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा। असलहा मिल गया है मादाम, हमारे मतलब का, जैकब ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, मादाम ट्रेसी ने पूछा। जी नहीं, जिसका रेफरेंस आपने दिया था उसने खुद ही सारा इंतजाम कर दिया था, जैकब ने जवाब दिया। और वो जीप, मादाम ट्रेसी ने कहा, वो भी लेकर आया हूँ, लेकिन उसने इसकी पूरी कीमत ले ली है, क्योंकि उसका कहना है कि वो कारों और जीपों के मामले में इसी असूल पर काम करता है, जैकब ने कहा। तो मादाम ट्रेसी ने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद एक एक करके मजीद 3 मर्द और एक नौजवान लड़की भी वापस आ गई। इस लड़की का नाम डयाना था और वो मारियाना की ही हम उम्र थी, जबकि मर्दों के नाम रॉजर, जैक्सन और फॉर्ड थे। और मादाम ट्रेसी उनसे रिपोर्टें लेती रही। मादाम, एक बात मैं खसूसी तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, फॉर्ड ने कहा। क्या, मादाम ट्रेसी ने चौंक कर कहा। मैंने और डयाना ने जीप पर कोहली से कहान तक का सफ़र किया है ताकि रास्ता चेक कर लिया जाए। ये रास्ता इंतहाई वीरान है, वहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आया। मैंने जीप के ड्राइवर से पूछा तो उसने अजीब सी बात की। उसका कहना है कि इन पहाड़ी इलाकों में कोई आदमी पैदल नहीं चल सकता, अगर कोई चले तो चंद लम्हों में वो लाश में तब्दील हो जाता है। कोई पुरअसरार आग अचानक किसी पहाड़ी के रहने से निकलती है और उसे जलाकर राख कर देती है। उसका कहना है कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, अलबत्ता कार या जीप में सवार अफराद महफूज रहते हैं, फॉर्ड ने कहा। तो मादाम ट्रेसी बेख्तियार हंस पड़ी। जाहिर है आप लोगों को ये तो नहीं बताया जा सकता कि यहाँ कोई खुफिया लेबॉर्ट्री है। बहरहाल तुमने वो चट्टान देखी है जिसके अंदर रास्ता है, मादाम ट्रेसी ने कहा। जी हाँ, वही देखने तो हम गए थे। हमें ये मालूम नहीं था कि ये चट्टान रास्ते की किस सिमत में है, इसीलिए एक तरफ का ख्याल मैंने रखा और दूसरी तरफ का ख्याल डयाना ने, और फिर वो चट्टान मुझे नजर आ गई। लेकिन मादाम, वहाँ कोई रास्ता नहीं है, और ये चट्टान भी कुदरती है, इंसानी हाथों की बनाई हुई नहीं है, फॉर्ड ने कहा। रास्ता खुफिया होगा, मेरे पास फाइल मौजूद है, अभी मैंने उसे पढ़ा नहीं। मैं चाहती हूँ कि खुद सारा माहौल चेक कर लूँ, फिर इसे पढ़ूं ताकि इसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकूं, मादाम ट्रेसी ने कहा। और सबने इस बात में सर हिला दिए। अब तुम अपनी रिपोर्ट दो, जैक्सन और रॉजर, मादाम ट्रेसी ने अपने दूसरे 2 साथियों से मुखातिब होकर कहा। मादाम, हमने कोहली में कैसे रहाइश का हासिल कर ली है जो शहर से कदरे हटकर है, और वहाँ किसी किस्म की कोई मुदाखलत भी नहीं है, जैक्सन ने कहा। गुड, इसका मतलब है कि अब वहाँ हम पहुँचकर काम का आगाज़ कर सकते हैं, मादाम ट्रेसी ने कहा। यस मादाम, लेकिन आपका प्लान क्या है ये तो बताएं, इस बार डयाना ने कहा। पहले तो मैं फोर्ड के साथ अपने वाली जीप पर सवार होकर कोहली से कहान जाऊंगी और इस रास्ते का जायजा लूंगी। इसके बाद प्लान के मुताबिक हमने वहां इस चट्टान के साथ स्टॉपर एक्स नस्ब कर देना है और फिर वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम रात के अंधेरे में वहां जाएंगे और स्टॉपर एक्स को ऑपरेट करके वहां मौजूद तमाम हिफाजती इंतजामात को जीरो कर देंगे। फिर हम लेबॉर्ट्री में दाखिल होंगे और वहां से फार्मूला हासिल करके लेबॉर्ट्री के अंदर 11-11 नस्ब करके वापस कोहली आ जाएंगे। फिर रिमोट कंट्रोल की मदद से 11-11 फायर कर दिया जाएगा। इस तरह वो लेबॉर्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी।
फार्मूला लेकर डयाना और फोर्ड बाय एयर दारुल हुकूमत पहुंच जाएंगे। दारुल हुकूमत से इसे खसूसी कोरियर के जरिए एक्रीम में भिजवा दिया जाएगा। हम इस दौरान वहाँ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और फिर वापस दारुल हुकूमत आ जाएंगे और यहाँ से वापस चले जाएंगे, मादाम ट्रेसी ने कहा। लेकिन मादाम लेबॉर्ट्री की तबाही के बाद तो इस सारे इलाके को चेक किया जाएगा। जैक्सन ने कहा, हाँ इसीलिए तो हम वहाँ रुकेंगे। हमारे कागजात असल हैं, हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं होगा, इसलिए हमें किसी किस्म की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम फौरी तौर पर वापस चले गए तो फिर अलबत्ता वो हमारी तरफ से मशकूक हो सकते हैं, मादाम ट्रेसी ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए। इमरान ने नाश्ते के बाद मेज़ के कोने में मौजूद अखबारात के बंडल में से एक अखबार निकाला और फिर उसे पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। अभी उसने अखबार पर सरसरी सी नजरें ही दौड़ाई थी कि अचानक पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी और इमरान ने फ़ोन उठा लिया। अली इमरान, मैं CDS से अक्सर बोल रहा हूँ, इमरान ने नजरें अखबार पर रखते हुए कहा। इमरान साहब, मैं जबीन बोल रही हूँ, रागरम से आपकी शागिर्द। दूसरी तरफ से जबीन की मुस्कुराती हुई सी आवाज़ सुनाई दी। कमाल है, क्या कंजूसी का दौर आ गया है कि ना मिठाई ना पगड़ी और शागिर्द होने का इंतहाई आला एजाज़ भी हासिल कर लिया है तुमने, इमरान ने जवाब दिया। तो दूसरी तरफ से जबीन बेइख्तियार हंस पड़ी। इसीलिए तो मैंने फ़ोन किया है, दूसरी तरफ से जबीन ने हंसते हुए कहा। अच्छा ज़रा पहले फ़ोन कर लेती या कम अज़ कम मेरे नाश्ते का खर्चा तो बच जाता, मिठाई खाकर ही गुजारा कर लेता, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से जबीन एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो वाकई बेहद खुश नज़र आ रही थी। आपको इस कदर मिठाई खिलाऊंगी कि आप 10-15 साल तक कोई और चीज़ खा ही नहीं सकेंगे। अकबर की शादी बाबा करमदीन की बेटी से तय हो गई है। और इमरान साहब, मैंने बाबा करमदीन की बेटी का चेकअप भी कराया है, वो बांझ नहीं है, इसीलिए आपको फ़ोन किया है कि आपने इस शादी में ज़रूर शिरकत करनी है। आइंदा सोमवार को शादी है, डैडी भी बेहद खुश हैं और वो इस तरह इंतजाम कर रहे हैं जैसे अकबर उनका बेटा हो। जबीन ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा, इसका मतलब है कि तुम दोनों ने टारगेट पूरे कर लिए हैं, अब तुम्हें नया टारगेट देना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने अपने तौर पर और भी काम किया है इमरान साहब। बाबा करमदीन की बेटी से मालूमात करके मैंने रागरम में एक हुनर सिखाने वाला स्कूल बनवा दिया है। यहाँ की वो औरतें जिन्हें कोई ऐसा हुनर आता हो जिससे कमाई हासिल की जा सके, मैंने उन्हें वहाँ तनख्वाह पर मुलाजिम रख लिया है। और रागरम की गरीब खवातीन और लड़कियाँ चटाई बुनने, आजार बंद बुनने, स्वेटर बुनने और इस तरह के बेशुमार काम सीख रही हैं। सामान मैं सप्लाई करती हूँ और मैंने ऐसा बंदोबस्त भी कर लिया है कि ये सारा सामान दारुल हुकूमत की मुख्तलिफ दुकानों पर फ़रोख्त हो जाए। इस तरह जो आमदनी होगी वो आइंदा काम के अखराजात निकाल कर इन औरतों और लड़कियों में तकसीम कर दी जाएगी और मुझे यकीन है ये सिलसिला इंतहाई कामयाब रहेगा और गरीब खवातीन इस तरह काम करके माकूल कमाई करके खुशहाल हो जाएंगी। जबीन ने कहा, वेरी गुड, ये तुमने वाकई ऐसा काम किया है जो सदका जारिया है, वेरी गुड। वहाँ ये सिलसिला कामयाब हो जाएगा तो तुम इसे इर्द गिर्द के दूसरे इलाकों में भी फैला देना, इस तरह तुम भी मसरूफ़ रहोगी और इस पूरे इलाके में भी खुशहाली आ जाएगी, वेरी गुड। अब तो मुझे तुम्हें मिठाई और 30 गज का दुपट्टा देना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हारा शागिर्द बन सकूं, इमरान ने कहा। इस हौसला अफजाई का बेहद शुक्रिया। वैसे देखा जाए तो सारे सिलसिले की बुनियाद आप ही हैं, वरना मैं तो अकेले रहकर नफसियाती मरीज़ा बनती जा रही थी, जबीन ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। बहरहाल ये शादियों वाला काम भी साथ साथ करती रहना, इसे ना छोड़ देना, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़रूर करूँगी, लेकिन अब मैं ज़बरदस्ती तो किसी की शादी कराने से रही। ये हो सकता है कि जिस गरीब लड़की की शादी हो उसे इमदाद दी जाए, जबीन ने कहा। जिस तरह तुमने अकबर की शादी का टारगेट पूरा किया है इसी तरह किसी और को टारगेट बना लो और इसके लिए कोशिश करो, और अगर तुम्हारे पास टारगेट ना हो तो टारगेट मैं दे देता हूँ, इमरान ने कहा। अच्छा कौन है वो, जबीन ने चौंक कर पूछा। मेरा बावर्ची है, आगा सुलेमान पाशा ऑल वर्ल्ड कुक्स एसोसिएशन का एजाज़ी सदर है, मूंग की दाल पकाने का स्पेशलिस्ट है, बड़ा राना जवान है, इमरान ने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कहा ताकि उसकी आवाज़ बावर्ची खाने में मौजूद सुलेमान के कानों तक पहुँच जाए। वो तो दारुल हुकूमत में रहता है, क्या वहाँ आपके लिए रिश्ता नहीं तलाश कर सकते, जबीन ने कहा। अरे शहर में तो उसके लिए रिश्तों की क्या कमी है, लेकिन वो कहता है कि उसे देहात में रहने वाली लड़की चाहिए क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक देहात में रहने वाली लड़की सादा मिजाज होती है, फर्माबरदार और बेहतरीन बीवी साबित होती है, इमरान ने कहा। ठीक है, मैं देखूंगी कि उसके लिए कोई रिश्ता तलाश कर सकूँ, लेकिन अपने बहरहाल शादी पर ज़रूर आना है और अगर हो सके तो अपने बावर्ची को भी साथ ले आएँ, जबीन ने कहा। ओके, इंशाल्लाह इस तकरीब में मैं ज़रूर शिरकत करूंगा। प्रोफेसर साहब का क्या हाल है, इमरान ने कहा। वो तो 2 रोज़ हुए किसी लेबॉर्ट्री में गए हैं, उनका कहना था कि हो सकता है कि उन्हें 4-5 रोज़ भी लग जाएं, जबीन ने कहा। ओह हाँ, अच्छा, उन्होंने मुझे भी बताया था, इमरान ने जवाब दिया। अच्छा, खुदा हाफिज़, जबीन ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे सुलेमान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें मिठाई रखी हुई थी। अरे ये क्या, कहाँ से आई है, कि किसी हमसाये के बेटा पैदा हुआ है, इमरान ने चौंक कर कहा। जी नहीं, ये मिठाई इस बात की है कि आपने बहरहाल किसी अच्छे मैरिज ब्यूरो से रब्ता कर लिया है और ये एक अच्छी खबर है, सुलेमान ने कहा। हाँ, तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, तुम फिक्र मत करो, जल्द ही तुम्हारी ये जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, इमरान ने मिठाई का एक पीस उठाते हुए कहा। ये भी एक अच्छी खबर है क्योंकि सुना तो ये है कि जुबान बंद हो जाए तो जहन काम करना शुरू कर देता है, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर हम कभी दिमाग खरीरा बनाते रहते हो, क्या फ़ायदा इनका, जब अच्छा इलाज तो मैरिज ब्यूरो है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। वो तो मैं इसीलिए खाता हूँ ताकि आपके ज़्यादा बोलने से जो मेरी दिमाग सोजी होती है उसे बर्दाश्त किया जा सके। अब जबकि ज़ुबान बंद हो जाएगी तो वो दिमाग सोजी भी ख़त्म और साथ ही हरीरे भी ख़त्म, सुलेमान ने जवाब दिया। क्या क्या मतलब, मैंने तुम्हारी ज़ुबान बंद होने की बात की है, इमरान ने चौंक कर कहा।
مجھے معلوم ہے جناب شریف اور باحیا نوجوان اپنا نام نہیں لیا کرتے، کسی کے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلاتے ہیں۔ بہرحال آپ بے فکر ہیں، میں انہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ جو خصوصیات آپ نے میری بتائی ہیں وہ آپ کے اندر موجود نہیں ہیں، سلیمان نے کہا، اور مٹھائی کی پلیٹ اٹھا کر واپس مڑ گیا۔ ارے ارے کیا ہوا؟ ابھی تو میں نے صرف ایک پیس لیا ہے، پلیٹ میں تو ابھی بہت سی مٹھائی موجود ہے، عمران نے کہا۔ آئندہ بہت سے مراحل آنے ہیں اور ان سب مراحل میں یہی پلیٹ ہی کام آئے گی، کیونکہ مٹھائی والے ادھار کے قائل ہی نہیں ہیں، سلیمان نے جواب دیا۔ تو تم یہ مٹھائی ادھار لے کر آئے ہو کیوں؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے بتایا ہے کہ مٹھائی ادھار نہیں ملتی، یہ تو میں نے چکھنے کے بہانے وصول کی ہے تاکہ کوئی بڑا آرڈر دیا جا سکے، اور بڑے آرڈر کے لالچ میں یہ پلیٹ بنی ہے، سلیمان نے مڑ کر کہا۔ او پھر تو یہ بڑا آسان سا نسخہ ہے، کل کسی اور مٹھائی والی دکان پر پہنچ جانا، آخر دارالحکومت میں مٹھائی کی بے شمار دکانیں ہیں، عمران نے اس طرح خوش ہوتے ہوئے کہا جیسے اسے بڑا آسان سا نسخہ ہاتھ آ گیا ہو۔ سب کو معلوم ہے کہ میں آپ کا باورچی ہوں، اس لیے صرف بیچارے کو معلوم نہیں تھا، اس لیے بات بن گئی، سلیمان نے کہا، اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تو عمران اس کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا، ویسے وہ سمجھ گیا تھا کہ جو کہ اس نے سلیمان کی تعریف کی ہے، اسی لیے وہ خوش ہو کر مٹھائی لے کر آیا تھا، اور یہ بھی اسے معلوم تھا کہ سلیمان مٹھائی کھانے کا بہت شوقین ہے، اسی لیے فریج میں مٹھائی کی ایک پلیٹ مستقل طور پر موجود رہتی تھی، لیکن چونکہ عمران کو اس کا شوق نہیں تھا، اس لیے یہ مٹھائی صرف سلیمان کے ہی کام آتی تھی۔ عمران نے دوبارہ اخبار اٹھا لیا، لیکن اسی لمحے ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو عمران نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSCDSC اکثر عمران نے اپنی عادت کے مطابق تعارف کراتے ہوئے کہا، سلطان بول رہا ہوں، میرے آفس آ جاؤ ابھی، اور اسی وقت انتہائی اہم معاملہ درپیش ہے، دوسری طرف سے سر سلطان نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا، وہ سمجھ گیا تھا کہ سر سلطان نے کیوں فوری رابطہ ختم کیا ہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ عمران جتنی دیر میں آفس پہنچ سکتا ہے، اس سے زیادہ دیر تک اس نے باتیں ہی کرتے رہنا ہے۔ عمران مسکراتا ہوا اٹھا اور پھر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا، تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے سر سلطان کے آفس کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے آفس میں داخل ہوتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے، آج آپ ایکسپریس ٹرین بنے ہوئے تھے، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب تم سے بات چیت اسی انداز میں ہو سکتی ہے کیونکہ تم باتوں کا چرخہ چلا دیتے ہو اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوچ لیں، کل آپ ہی شکایت کر رہے ہوں گے، عمران نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سوچ لوں گا، فی الحال تم یہ فائل دیکھو، سر سلطان نے میز کی دراز کھول کر ایک فائل نکالی اور عمران کے سامنے رکھ دی، لیکن عمران ویسے ہی بے حس و حرکت بیٹھا رہا، البتہ اس کی نظریں فائل کے کور پر جمی ہوئی تھی جو بالکل سادہ تھا، اس پر کوئی لفظ لکھا ہوا نہیں تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ فائل پڑھو، سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ فائل دیکھو، میں دیکھ رہا تھا، اب آپ کا حکم ہے کہ فائل پڑھو، آخر آپ اتنی جلدی اپنے احکامات کیوں تبدیل کرتے رہتے ہیں، عمران نے ہاتھ بڑھا کر فائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ تو تم اب انتقامی کارروائی پر اتر آئے ہو، سر سلطان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ انتقامی کارروائی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری مجال ہے کہ سلطان علی وقار کے خلاف سرے سے کوئی کارروائی ہی کر سکوں، یہ کارروائی والا ٹائپ تو کام پولیس کرتی رہتی ہے، اور انتقامی کارروائی تو بہت دور کی بات ہے، عمران نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ اس نے فائل کھولی، پھر اس کا پہلا صفحہ پڑھنے لگا، پھر اس نے آدھا صفحہ پڑھ کر فائل بند کی اور واپس میز پر رکھ دی۔ کیا ہوا؟ کیا تم نے پوری فائل نہیں پڑھی؟ سنو عمران، میں نے ایک انتہائی اہم اور ضروری میٹنگ میں جانا ہے، اگر یہ میٹنگ لیٹ ہو گئی تو ایک انتہائی اہم ملکی سطح کا معاہدہ نہ ہو سکے گا، اسی لیے مجھے واقعی اس وقت بے حد جلدی ہے، تم بے شک میرے گھر آ جانا، پھر اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں گے، یا اگر تم کہو تو میں خود تمہارے فلیٹ پر آ جاؤں گا، سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ نے واقعی اب میری کمزوریاں سمجھ لی ہیں، اب آپ تجربے کار ہو رہے ہیں، ملکی سلامتی، ملکی معاہدے، مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھو، اور نہ میں جھوٹ بولنا پسند کرتا ہوں، جو کچھ میں نے کہا ہے وہ حرف بحرف درست ہے، سر سلطان نے کہا۔ تو عمران کے چہرے پر یکلحد انتہائی سنجیدگی طاری ہو گئی۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری سر سلطان، یہ فائل میں نے پڑھ لی ہے، فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں، عمران کا لہجہ یکلحد نہ صرف انتہائی سنجیدہ ہو گیا تھا بلکہ خشک اور کھردرا بھی تھا۔ کہاں پڑھی ہے تم نے؟ اس میں 4 صفحے ہیں اور تم نے ایک صفحہ بھی پورا نہیں پڑھا، سر سلطان نے حشمگین لہجے میں کہا۔ یہ فائل شمال مشرقی پہاڑی علاقے میں واقع ایک ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری کے بارے میں ہے، اس کا انچارج ڈاکٹر عبدالحق ہے، اس کے علاوہ شاید اس بارے میں مزید تفصیلات ہوں گی، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ تو سر سلطان کے چہرے پر یکلحد شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ بات تو آخری صفحے پر ہے، اس صفحے پر تو یہ تفصیل ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اس لیبارٹری کے بارے میں پہلے سے معلوم ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیبارٹری کو تو اس قدر ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا ہے کہ مجھے بھی آج اس کا پہلی بار علم ہوا ہے، اس کا علم صرف صدر مملکت اور وزارت دفاع کے ایک اہم آفیسر تک ہی محدود تھا، سر سلطان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔